मेरी देवरानी से मुझे बहुत जलन महसूस होती थी क्योंकि वह शादी के तुरंत बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि मैं तो बांझ थी। अब तो सास मुझे हर वक्त ताने देती और कहती जल्दी मुझे अपने पति से डिवोर्स दिलवा देगी। मैं बहुत डर गई थी, मगर मैं उस वक्त बहुत हैरान होती जब हर रात मेरे पैरों पर गिरकर मेरी देवरानी कहती, देख लेना, जिस दिन बच्चे को जन्म दूंगी उसी दिन मुझे सब घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। मुझे माफ़ कर दो दीदी। मैं बड़ी हैरान होती कि यह ऐसा क्यों कहती है। जिस दिन डिलीवरी का वक्त हुआ, देवरानी मुझे अपने साथ अंदर ले गई और चुपके से बोली, इस बच्चे को लेकर भाग जाओ, वैसे भी तुम बांझ हो। मैं बहुत खुश थी और फ़ौरन बच्चे को लेकर भाग गई। जैसे ही दूध पिलाने के लिए मैंने उस बच्ची से कपड़ा हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ बच्चा नहीं बल्कि मेरे पति का। ज़िंदगी फूलों से सजी नहीं होती, हर इंसान का इम्तिहान होता है, मगर न जाने मेरे हिस्से में इतने इम्तिहान क्यों आए थे। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, मैं अपने ससुराल वालों पर राज करूंगी। यह खुशी भी मेरे दिल में इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी और हर देखने वाला मुझे ही सराहता था। मगर शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में सिर्फ बदलाव आया था, जिससे कोई खुशी नहीं मिली। मेरी देवरानी से मैं बहुत जल्दी में थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे शादी के दूसरे दिन ही हो गया था, जब मैं सुबह नहाकर कमरे से बाहर निकली ताकि अपने और अपने पति के लिए नाश्ता बना सकूं। मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे ना होने पर मेरी नंद मेरे कमरे में घुस जाएगी। जब मैं नाश्ता बनाकर वापस कमरे में आई तो उसने मेरा सामान उलट पुलट किया हुआ था। मैं हक्का बक्का खड़ी की खड़ी रह गई थी। मैंने उससे पूछा कि यह क्या है। उसके चेहरे पर ज़रा सी भी शर्मिंदगी नहीं आई थी। वह जल कर बोली, भाभी, मैं वह क्रीम ढूंढ रही हूँ जिसको लगाकर आप पर इतना सफ़ेद हुआ है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, नताशा, यह तो मुझसे भी पूछ सकती थी। मेरे कमरे की तलाशी लेने की क्या ज़रूरत थी। यह क्या बचपना है, मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, मैं ऐसे ही हूँ। और वह बड़बड़ाकर कमरे से बाहर निकल गई थी। जब मेरे पति सौरभ कमरे में आए तो मैंने उसे अपनी बहन की शिकायत की। वह कहने लगा, यह सब बातें मत सोचो, मेरी बहन बड़ी ज़िद्दी है, उसके दिल में जो आता है वही करती है। सौरभ कहने लगा, जिया, एक बात मैं तुमसे कह देता हूँ कि अगर तुम मेरे घर में रहना चाहती हो तो कभी मेरी बहन के साथ बदतमीज़ी मत करना। मेरे पति के बाद ने मेरे पैर बांध दिए थे। खैर, अगले दिन मेरी नंदन ने कमरे में सारे सूट ले गई और कहने लगी, भाभी, इस घर में यह रंग नहीं पहन सकती। मैं हैरान हुई और बोली, इसकी क्या वजह है। नताशा कहने लगी, क्योंकि आप काले रंग में बहुत सुंदर लगती हैं और मैं आपके सामने कुछ भी नहीं लगती हूँ। मैं तो उस लड़की की बातें सुनकर परेशान हो जाती थी, न जाने वह मेरा और अपना मुकाबला क्यों करती थी। मैंने उसकी शिकायत फिर से अपने पति को कर दी और मेरे पति ने बड़े आराम से कह दिया था कि जैसा नताशा कहती है वैसा ही करो। मेरे दिल में यह सवाल पैदा होता कि मुझे यह तो बताइए कि मेरी शादी आपसे हुई है या आपकी नताशा से, मगर मैं यह सवाल करने में हिम्मत नहीं कर सकती थी। यूं ही मेरी शादी को 2 महीने बीत गए थे। इन 2 महीनों में मेरे पति ने कभी भी मुझसे खुलकर बात नहीं की थी। वह मुझे अपनी नौकरानी समझते थे, मुझे अपने कामों का हुक्म देते, जो कि मैं चुपचाप कर दिया करती थी। मैं अक्सर सोचती, क्या शादी ऐसी होती है जिसमें 2 अजनबी एक छत के नीचे रहते हैं। ज़रूरत के चलते वह काम भी आते हैं, मगर फिर भी वह सारी ज़िंदगी अजनबी रहते हैं। और 2 महीने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक और परेशानी ने सर उठा लिया था। वह यह कि मेरी सास ने मुझसे पूछा कि वह कोई खुशखबरी है। मैं उनकी बात पर बोली, नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं, इतनी जल्दी खुशखबरी की क्या ज़रूरत है। मेरी सास ने हंसकर बोला, तुम भूल गई क्या मेरी बहन की वह पहले ही हफ्ते में गर्भ से हो गई थी और तुम तो 2 महीने बिताने के बाद भी सूखे पेड़ की तरह खड़ी हो। मेरी सास की बात ने यह मेरा दिल दुखा दिया था। क्या यह सही बात थी। उन्हें भगवान से डर भी नहीं आया। मैंने सर झटक दिया था कि अब मेरी सास और नंद उठते बैठते मुझे ताना देती थी। यूं ही देखते देखते वक्त रेत की तरह हाथों से निकल गया। 1 साल हो गया था, मगर मैं अभी तक अपने पति को कोई खुशखबरी नहीं दे सकी थी। सच तो यह था कि मेरे पति ने कभी मुझसे बच्चे के लिए बात भी नहीं की।
ऐसा लगता था कि उन्हें मेरे जिस्म से कोई दिलचस्पी नहीं है। बच्चा दे सकी तो भी ठीक और अगर ना दे सके तो भी ठीक। इसका हल तो मेरी सास ने पहले ही निकाल कर रखा हुआ था। वह कहने लगी कि मुझे तुम्हें कुछ दिन बर्दाश्त करना है, फिर मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। सौरभ भी कहने लगा, मेरी मम्मी के कहने पर तुमसे शादी की थी, अगर वह कहेंगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह बात मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की थी। बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मेरी सास आजकल बहुत बिजी रहने लगी थी। वह मेरे देवर गौरव के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, मगर इन हालात में भी उठते बैठते मुझ पर तानों की बरसात करती। अक्सर कहती थी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने लड़के के लिए जिया जैसी और 5 लड़कियां ढूंढ लूं। यह बात सुनकर मैं सोचती, क्या मैं सच में एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती? अपना इलाज डॉक्टर से करवा कर देखती हूँ, शायद भगवान मुझे खुशी दे दे। मैंने अपने पति को सौरभ से कहा कि आप मुझे किसी लेडी डॉक्टर के पास ले चलें। मेरा पति मुझे देखकर बोला, जिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करवाता फिरूं। फिर मैंने ये सुना है कि जो औरत बांझ होती है वह अपनी जितना मर्जी इलाज करवा ले, वह बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हो सकती। मैं तो रोने लगी थी। यह बात मुझे दिमागी तौर पर बीमार कर रही थी। उन दिनों मेरी सास को गौरव के लिए एक अच्छी लड़की मिल गई थी। मैंने सोचा कि क्या पता कि देवरानी के आगे मेरे हालात बदल जाएं, इसलिए मैंने शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। घर के सारे काम मैंने अपने हाथों में ले लिए थे। फिर एक दिन रिया मेरी देवरानी बनकर हमारे घर आ गई थी। खुश थी कि चलो हम दोनों की खूब दोस्ती हो जाएगी, मगर यह मेरी गलतफहमी ही साबित हुई थी, क्योंकि रिया बहुत पढ़ी लिखी थी। वह तो अपने काम से काम ही रखती थी, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। मैं ही बहाने बहाने से उसका दिल जीतने की कोशिश करती थी, मगर वह कोई ख़ास जवाब ही नहीं देती। असल में रिया अपने लिए जगह ढूंढ रही थी। नताशा भी रिया के साथ बहुत अच्छी थी। उसने रिया पर किसी तरह का कोई रोक तो नहीं लगाया था कि आपका यह रंग नहीं पहनेगी या वह रंग नहीं पहनेगी। रिया की शादी को अभी 4 हफ्ते ही हुए थे कि उसका जी मिचलाने लगा था, और यह सब देखकर मैं अंदर ही अंदर डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिया प्रेग्नेंट हो, और यह प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। एक दिन रिया चक्कर खाकर गिर गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वह तो प्रेग्नेंट है, और यह खबर सुनकर जैसे कि मुझ पर बिजली गिर पड़ी थी। उस दिन के बाद से मेरी सास ने उसके लिए बहाना मिल गया था। वह उठते बैठते मुझे ताना दिया करती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा अंदर से रो रहा था। तभी मेरी देवरानी मेरे कमरे में आ गई थी। यह पहली बार हुआ था, इससे पहले तो कभी मेरे कमरे में नहीं आई थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। बोली, क्या बात है रिया, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रोते हुए बोली मैं, दीदी क्या कह सकती हूँ? क्या मैंने इस बात पर सर हिला दिया और बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, तो मुझे बिल्कुल दीदी कह सकती हो। रिया कहने लगी, दीदी मैं देख रही हूँ घर में उसे यह पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से आपकी ज़िंदगी तंग कर दी गई है। मैं ख़ुद को आपकी दोषी समझने लगी हूँ। मैं बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात क्यों कर रही हो? बच्चे तो भगवान की देन है। भगवान जिसे चाहे दे और जिसे चाहे ना दे, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं चलती ना। तुम दिल में बिल्कुल भी ख्याल मत लाना। तो इसने उधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, दीदी आपको एक बात बताती हूँ, यह जो लोग अभी मेरे प्रेग्नेंट होने पर खुश हो रहे हैं ना, जिस दिन मैं बच्चा दे दूँगी यह लोग मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे। मैं परेशान हो गई और बोली, यह क्या बात है? भगवान न करे कभी तुम पर ऐसा दिन आए। भगवान सब अच्छा करेंगे। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उठकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद ही मेरे कमरे में सौरभ आ गए थे। वह बहुत बेचैन लग रहे थे। कमरे में यहाँ वहाँ टहल रहे थे। इससे पहले मैंने कभी उन्हें इतनी परेशानी में नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रहे हों, पर उन्हें कोई शब्द न मिल रहा हो। मैं खुद ही आगे बढ़कर बोली, क्या बात है सौरभ, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली थी। वह बोले, हाँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी।
वह गौरव की पत्नी अभी तुम्हारे पास क्यों आई थी? मैंने कहा, वैसे ही मुझसे बात करने आई थी। जल्दी से मेरे पास बैठ गए और बोले, अच्छा क्या बातें कर रही थी? मैंने आज तक उन्हें किसी तरह को भी इस दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा था। मैं बोली, बस कुछ बात नहीं। वह फिर से बोले, मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों में क्या बात हुई है? मुझे उस और पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मुझसे तो कभी इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी। मैं बोली, बस वह अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रही थी। सौरभ का चेहरा पीला पड़ गया था। वह बोले, कैसी बातें? मतलब प्रेग्नेंट की क्या बातें कर रही थी? ये सवाल पे सवाल करते जा रहे थे। मैं चढ़कर बोली, हम औरतों की बात है, आप मर्द इससे दूर ही रहें। मैं जल्दी से उठकर बाहर निकल गई थी। मेरे लिए सौरभ का ये व्यवहार बड़ा अजीब था। मुझे तो रिया की बातें भी अजीब लगी थीं, लेकिन दोनों ही अपनी बातों के पीछे छुपे रास्ते मुझे आगाह कर रहे थे। उधर मेरी सास उसकी तारीफ पर तारीफ किए जा रही थी, जबकि गौरव भी बहुत खुश था। वह अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के फल लाता था और यह सब तक देखकर मेरे दिल में चाहत रह जाती थी। अक्सर यह ख्याल भी आता कि भगवान, ये किस चीज़ की कमी है? अगर वह मेरी देवरानी को बच्चा दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? मेरी बातों को सोच रही थी, जबकि सौरभ नाश्ते के लिए किचन में आ गए। वह बोले, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि डॉक्टर के पास चली जाऊं। इस बार आपको नहीं कहूँगी कि आप मुझे साथ ले चलो। मेरी बात सुनकर सौरभ हंसकर बोले, जिया, अभी तक तुम नहीं समझ पाई? बच्चा होना हमारे हाथ में नहीं है। इस गलतफहमी में बैठी हो तुम। यह सब बातें सुनकर मैं दंग रह गई थी। पहले तो मैं रोया करती थी, मगर अब तो रोना भी नहीं आता था। सौरभ नाश्ता करके चले गए थे तो थोड़ी देर बाद रिया किचन में आ गई। वह बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। वह मेरी बहुत इज्जत करने लगी थी। जब से पता चला था कि रिया प्रेग्नेंट है, तब से वह मेरी सासों के काम नहीं करने देती थी। यहाँ तक कि नाश्ता भी खुद बनाकर दिया करती थी। वह नाश्ता करने लगी और बोली, दीदी, आपके घर वाले कहाँ हैं? वे आपसे कभी मिलने क्यों नहीं आते? रिया की बातें सुनकर मेरी आंखें छलक आईं। मैंने उससे कहा, मैं जब छोटी थी मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। बहन भाई का तो मेरा कोई था ही नहीं। मेरी माँ थी, उसकी भी कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी। अभी तो मेरा मायका ही नहीं बचा है कि मेरी सास ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद भी कर लिया। इसलिए किया था क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अब देखो यह लोग मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अगर मेरे आगे पीछे कोई होता तो मुझे यह दिन देखने नहीं पड़ते। मेरी बातें सुनकर रिया उदास हो गई थी। मैं वहीं आ गई। भगवान का शुक्र है कि तुम प्रेग्नेंट हो, नहीं तो यही सब झेलना पड़ता जिससे मैं गुजरी हूँ। रिया की आंखों में बड़ी उदासी छा गई थी। क्या हुआ? अगर अभी मुझे वह दुख देख रहे हैं जिसे आप गुजर रही हैं, तब आप देखना मेरे साथ ये लोग क्या करते हैं। ऐसी बातें क्यों करती हो? मुझे तो लगता है कि बच्चे देने के बाद तुम इस घर की लाडली बन जाओगी। वह हंसकर बोली, आपको कोई बुरा सपना आया है? इतना कहकर वह चली गई थी। रात फिर हुई तो मेरे कमरे में आ गई। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती रही हो। मुझे नहीं पता वह सब क्यों करती थी, मगर यूं ही वक्त बीतता गया और उसका पेट फूलने लगा था। उसके डिलीवरी के पास आते जा रहे थे तो वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन सुबह से ही उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। तब मेरी देवरानी मेरे कमरे में चली आई। उसने कमरे को अंदर से कुंडी लगा ली। उसकी तकलीफ़ भरी आवाज़ से सबको सुनाई दे रही थी। मेरी सांस तो तड़प उठी थी। दरवाज़ा बजाने लगी थी कि वह दरवाज़ा खोलो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलें। रिया बोली, नहीं मम्मी, मैं अपनी डिलीवरी खुद ही करूँगी। उसकी यह बात सुनकर मेरी सास तड़प उठी थी। वह कहने लगी, यह कैसा बचपना है और ज़िद है, हम अपने बच्चे को खो देंगे। मेरी सास बोली, अच्छा चलो, मैं किसी दाई को बुला देती हूँ। तब भी रिया ने मना कर दिया। वह बोली, बस आप जिया दीदी को मेरे पास भेज दो। मैं बड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। मैं किस तरह रिया की मदद कर सकती थी। मेरी सास ने मुझे ज़बरदस्ती अंदर भेज दिया। मैं अंदर गई तो मेरे होश उड़ गए। रिया कमर में बच्चे को लिए बैठी रो रही थी और मुझसे, दीदी आप इस बच्चे को लेकर भाग जाओ। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊँगी?
तुम पागल हो गई हो क्या? फिर वह मुझसे विनती करने लगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर यह बताओ, मेरा तो कोई मायका भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? रिया ने मुझे पता लिख कर दिया और मैं पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे क्या हुआ होगा, और उसके बच्चे को बड़ी होशियारी से आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वह पता भी आ गया जहाँ मुझे पहुँचना था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला था। वह मुझे देखकर बहुत हैरान हुए और बोले, आप तो रिया की जेठानी हैं ना? मैंने इस बात पर सर हिला दिया। वह बोले, आइए। वह मुझे अपने साथ अंदर घर में लेकर गए। वहाँ रिया की मम्मी और बहन भाई सब वहीं थे, और उसकी मम्मी ने मुझसे पूछा कि आज आपकी गोद में क्या है? तो मैं बोली, रिया का बच्चा है, उसने आज ही इसे जन्म दिया है। मेरी बात सुनकर रिया के मम्मी पापा और भाई बहन बहुत खुश हो गए थे, और उसकी मम्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे के मुंह से कंबल हटाया। यह देखकर हम सब दंग रह गए थे कि वहाँ बच्चा नहीं बल्कि मेरे पति का। सब लोग हैरान रह गए थे। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे थे, और रिया की मम्मी बोली, बेटा तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं रोने लगी थी। मैं बोली, नहीं आंटी, मैंने आपको कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि ऐसा मजाक तो मेरे साथ रिया ने किया है। मैंने आंटी से कहा। रिया कहने लगी कि आप तो बांझ हैं, फिर आप ऐसा करें कि मेरा बच्चा लेकर इस घर से भाग जाएं, मगर देखें यहाँ तो बच्चा ही नहीं है। तब रिया की बहन आगे बढ़ी और बोली, आपके साथ मजाक नहीं कर सकती, ज़रूर कोई न कोई राज की बात है इस कंबल में छिपी है। इस कंबल में बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? आपके पति के नाम की डॉक्टर रिपोर्ट तो है। मैं मायूस हो गई थी। तब रिया की बहन ने वह फाइल मुझसे पकड़ ली और वह अब उस फाइल को पढ़ रही थी। मैंने कहा था ना रिया, आपके साथ मजाक नहीं कर सकती। मजाक तो आपके साथ आपके पति और आपकी सास ने किया है। यह देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपका पति सौरभ कभी बाप नहीं बन सकता। दीदी, आप बांझ नहीं हैं, आपका पति में ही कमी है। यह बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अगर उन्हें यह सब पता था तो फिर वह मुझ पर जुल्म क्यों उठाते थे? सौरभ की रिपोर्ट के नीचे ही गौरव की रिपोर्ट भी थी। उसमें भी यही लिखा था कि गौरव भी बांझ है। तब सब लोग चौंक गए थे, और रिया की बहन बोली थी, दीदी ने आपके हालात देखकर झूठ मूठ कर ड्रामा किया होगा कि वह प्रेग्नेंट है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह ऐसा न करती तो घर में सब उनसे भी नफरत करने लगते। रिया ने ड्रामा किया तो उसकी सास को लगा होगा कि शायद चमत्कार हो गया और मेरे बेटे की खामी दूर हो गई है, जबकि वह तो उन लोगों के साथ रहकर उनका राज पता करना चाहती थी। असल राज तो यह है कि दोनों भाई बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं हैं। तो अब मुझे समझ में आया कि रिया क्यों कहती थी, इन लोगों ने मुझसे बच्चा छीनकर मुझे घर से निकाल देंगे। रिया के मम्मी पापा बोले, हम अपनी बेटी को उस कमीनों के घर में वापस लेने जा रहे हैं। अंकल जी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। हम सब मेरे ससुराल पहुँचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि मेरी सास और नंद बुरी तरह से रिया को मारपीट कर रही थीं और कह रही थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ झूठ बोलो। अंकल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और कहा कि मेरी बेटी के ससुराल वाले उसे मारपीट कर रहे हैं, और अब मेरा पति कमरे से बाहर आ गया था तो मैं आगे बढ़ी और ज़ोरदार थप्पड़ मारा था, और मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम जैसा कमीना इंसान नहीं देखा। तुम मुझे भरोसे में लेकर अपनी कमी बता सकते थे, मैं तब भी तुम्हारा साथ देती, हम बच्चा गोद ले लेते। कोई दिख नहीं रही थी, मगर तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। तुम लोगों ने तो मुझे बांझ बना दिया था, और मैंने सौरभ को तलाक दे दिया। मगर गौरव बोला कि मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा, मैं अपना ट्रीटमेंट पूरा करूंगा। तभी पुलिस आ गई और दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों पर जुल्म करने के लिए गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद रिया के मम्मी पापा मुझे अपने साथ ले गए थे। वह कहने लगे कि आज से तुम हमारी बेटी बनकर रहोगी। रिया ने अपनी पति पर तलाक का मुकदमा दर्ज कर दिया था। उसे भी अब तलाक मिल गया था, और हम दोनों लड़कियों की ज़िंदगी रिया की समझदारी की वजह से बच गई थी, और हम बहुत खुश हैं। अंकल ने हमारी शादी करा दी और अभी हमको बच्चे भी हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और कहानी कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो तुरंत आपके पास आ जाए। धन्यवाद।